चलिए जी हम सवाल करेंगे सवाल नंबर 12 पेज नंबर 29 सुपीरियर एंटरप्राइजेस। जी पेज 29 है और सवाल नंबर 6 है प्रैक्टिस सेट का। सुपीरियर एंटरप्राइजेस पहुंच गए आप लोग। सुपीरियर एंटरप्राइजेस एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू 4 डिफरेंट इंडस्ट्रीज। द डिटेल्स रिलेटिंग टू द मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर एज फॉलोज। जी हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं जी। इनकी ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास है, इनकी परचेजेस हमारे पास हैं और जो परचेजेस के बाद इनवॉइस वैल्यू है ये हमारे पास है। टेस्ट इनके चेक हो गए नहीं मतलब टेस्ट वन नहीं कॉस्ट का नहीं अपलोड इनके हो नहीं रहे। वो क्या इशू है इनका? वो कह रहे हैं हमारे अपलोड ही नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं हम आए थे लेकिन वो मसला हो गया था। ज़रा आ जाते हैं या तो इनका हाँ ज़रा इनको करें ना क्योंकि वो डिस्कस भी करना है। वो हफ्ते से ऊपर हो गए तो वो ज़रा ना इन कर लें आप जो भी है एकोमोडेट करना है वो करके तो ठीक। और ठीक है टू इनका हुआ है कि नहीं हुआ? टू कल हुआ इनका मुझसे यार अपलोडिंग में मसला आ रहा है इनको। वो अपलोडिंग का ज़रा देख लें इनका क्या इशू है। वो ज़रा अपलोडिंग का देख लें अदरवाइज वो मैनुअल चेक करके तो वो ठीक है। ठीक है चलिए जी हमारे पास 4 आइटम्स हैं। क्वांटिटी ओपनिंग आ गई, क्वांटिटी परचेज आ गई, इनवॉइस वैल्यू आ गई, इंपोर्ट ड्यूटीज़ आ गई जिसमें रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल दोनों हैं और एंड पे क्वांटिटी सोल्ड आ गई। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप टू द कंपनीज गो डाउन आर ₹100 per unit. The transportation charges from the companies go down to the customer's premises are approximately ₹150 per unit. 25% of the closing stock of item A has been damaged due to mishandling and can be sold at 60% selling price. A new product has been introduced by a competitor that is similar to product C and is being marketed at 3200 per unit. The management of Superior Enterprises is of the opinion that in future it will also have to reduce the price of C to 3500 per unit. On Yakam October 2007, 200 units of D had been pledged with the bank as security against a short-term loan which is repayable. हमने निकालना है क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक और मेथड हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं जी? मेथड हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके हम करेंगे क्या इस सवाल में? हमें 2 चीज़ें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तकरीबन हर सवाल में ऐसा ही होगा। एक तो हमें क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चाहिए और एक हमें रेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। अब इस सवाल में क्या है, अगर मैं 4 प्रोडक्ट्स की बात करूं तो चारों प्रोडक्ट्स की क्या मैं क्लोजिंग क्वांटिटी निकाल सकता हूं? मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, मेरे पास क्वांटिटी परचेज है, मेरे पास क्वांटिटी सोल्ड है। इसका मतलब है कि मैं नंबर ऑफ यूनिट्स जो क्लोजिंग स्टॉक में मौजूद हैं वो सब के बड़े इजीली निकाल सकता हूं। देन कम्स द रेट। अच्छा अब रेट में 2 मसले हैं। एक तो वो कहता है कि वेटेड एवरेज, एक वो कहता है फाइफो। हम पहले किससे बात करते हैं? हम पहले फाइफो से बात करते हैं। हम ये सवाल पहले फाइफो से डिस्कस करते हैं। भाई ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद जो क्वांटिटी परचेज है इसकी कॉस्ट के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इनवॉइस वैल्यू को उठाना पड़ेगा, आपको नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज को उठाना पड़ेगा और तीसरे नंबर पे जो आपको पॉइंट नंबर 1 में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 100 पर यूनिट नजर आ रहे हैं ये आपको उठाने पड़ेंगे क्योंकि ये सारे के सारे IAS 2 के मुताबिक आपकी इन्वेंट्री की परचेज वैल्यू में आने चाहिए। 2 क्यों नहीं आएगा? कल बात हो गई थी। ये जो पॉइंट 2 है ये सेलिंग कॉस्ट है या कॉस्ट टू सेल है। ये NRV में काम आएगी क्योंकि ये कस्टमर तक जा रही है। बात समझ आती है? ओके अच्छा जी यहां तक बात ओके हो गई। यहां से हमारी निकल आएगी परचेज कॉस्ट और जब परचेज कॉस्ट निकल आएगी तो यहां से फिर हम देख लेंगे कि ओपनिंग स्टॉक की क्या परचेज वैल्यू है और जो परचेजेस की हैं उसकी क्या कॉस्ट है। फिर हम देख लेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक में जो हमारे पास यूनिट्स हैं क्या वो ओपनिंग से बचे हुए हैं कि परचेज से बचे हुए हैं। याद करें पीरियोडिक में क्या करते थे हम? पीरियोडिक के अंदर जब हम फाइफो चलाते थे तो यही चलाते थे ना कि क्लोजिंग स्टॉक में जो यूनिट्स पड़े हुए हैं क्या वो ओपनिंग में से पड़े हुए हैं या वो क्वांटिटी परचेज में से पड़े हुए हैं। वो जहां से भी पड़े हुए हैं हमें असल में वहां से उठाने पड़ेंगे। ओके अब यहां तक तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकल आएगी। फिर उसने 3 में कह दिया कि आइटम ए का कुछ स्टॉक डैमेज है और फिर उसने आगे कह दिया कि भाई जी प्रोडक्ट सी में भी मसला है। तो ए और सी की NRV में इशू है, बी और डी में मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। चलें जी इस सवाल को जुर्रत करते हैं जी करने की। आप लोग सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे, नोट आप लोग बाद में कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 यहां पे सबसे पहले वर्किंग बन जाएगी
क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, पहले यूनिट्स तो निकाले ना कितने बनते हैं, ए बी सी एंड डी। ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा इन सबका, इन सब की परचेजेस आ जाएंगी, इन सब की सेल्स लेस होंगी, और हमारे पास क्या बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक। मुझे ए का बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है सवाल के अंदर, सॉरी 30, बी का, सी और डी। परचेजेस यूनिट्स बताएं, ए के 360, बी के बताएं, सी के बताएं 560 और डी के बताएं 600। सेल्स बताएं ए के यूनिट्स, बी के 800, सी के 580। ले जी, अब आपने कैलकुलेटर उठाना है और मुझे बता देना है क्लोजिंग स्टॉक कितना है। 390 ये बनेंगे 40 गालिबन, 780 840 ये भी 40, 560 40 600 ये बनेंगे 20। ये बता दें 680 में से 350 निकालें 330। लें जी, ये हमारे पास पहला काम हो गया। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हमारे पास चारों के आगे, कोई मसला, कोई इशू? कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम निकालेंगे जी वर्किंग टू में परचेज कॉस्ट। परचेज ये हमें क्यों चाहिए जी? हमने ऑब्वियसली देखना है कि हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं वो कौन से रेट पे हैं। अच्छा, ये बात ना फाइफो में शायद इतनी जरूरत ना पड़े, इसकी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं, देखें जरा गौर करें, इधर ही गौर करें। आपके पास ये 40 क्लोजिंग पड़े में, फाइफो में क्या करते हैं, 350 बिके होंगे, पहले ये 30 बिके होंगे, बकाया इसमें से बिके होंगे, तो इसका मतलब है ये 30 इसी में से पड़े बचे में। ओके, इधर आ जाए, 800 सेल हुए, 60 पहले सेल हुए होंगे, बकाया इसमें से सेल हुए होंगे, तो इसका मतलब है ये 40 इसमें से पड़े हुए। सेम इज द केस, ये 20 इसमें से पड़े हुए और ये 330 इसमें से पड़े हुए। इसका मतलब है चारों केसेस में ओपनिंग फारग हो चुका है। तो आपके पास जो भी स्टॉक की कॉस्ट है वो परचेज की है, जो क्लोजिंग स्टॉक की आपकी कॉस्ट लगेगी फाइफो के अंदर वो किसकी होगी? परचेज की होगी, क्योंकि आपके यूनिट्स ही परचेज वाले पड़े हुए। बात समझ आ गई? तो इसीलिए यहां पे हम जब परचेज कॉस्ट निकालेंगे तो इसकी जो कॉस्ट होगी वही होगी हमारी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइफो में। वेटेड एवरेज में क्या होगा? दोनों को वेटेड एवरेज कर देंगे, ओपनिंग की कॉस्ट पर यूनिट को और परचेज की कॉस्ट पर यूनिट को। ओके, चलिए जी, मुझे बताएं इनकी इनवॉइस वैल्यूज कितनी है। ए की इनवॉइस वैल्यू बताएं, 8,10,000 बी की, 15,60,000 सी की, 18,20,000 और डी की, 16,50,000। फिर हमारे पास कुछ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी हैं, ऐसे ही है? बताएं जी। 90,000 बी में, गलत हो गया, डी की, अच्छा डी के टैक्सेस है ही नहीं। इसके अलावा अगली बात, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जी 100 पर यूनिट। अच्छा, 100 अब किससे मल्टीप्लाई करूं? ए में, ए में किससे मल्टीप्लाई करूं? हाँ, नंबर ऑफ यूनिट्स को कितने 100 को कितने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करूं? परचेज यूनिट से। जाहिर बात है भाई, 360 परचेज किए होंगे तो 360 इंटू 100 यहाँ पे किया होगा ना, तो नंबर ऑफ यूनिट परचेज से ही करना। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 360 इंटू 100 36,000, 780 इंटू 100 78,000, 560 इंटू 100 56,000 और 600 इंटू 100 60,000। लें जी, क्या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई? इसके अलावा कोई भी कॉस्ट हमारी परचेज कॉस्ट में शामिल नहीं होगी, तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल परचेज कॉस्ट। टोटल कर दीजिए, 9,36,000, 17,88,000 जी, 20,76,000 जी, 17,10,000। ले जी, अब हमें चाहिए पर यूनिट परचेज कॉस्ट।
पर यूनिट क्यों चाहिए हमें? व्हाई डू वी नीड पर यूनिट? क्योंकि पर यूनिट परचेज कॉस्ट को ही तो क्लोजिंग स्टॉक के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है, ऐसे ही है। ओके, बताइए जी नंबर ऑफ यूनिट्स। 360। सर ये 360 जो परचेज की उनकी कॉस्ट है ना, तो पर यूनिट निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज के साथ ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉस्ट है ही परचेज यूनिट्स की। ले जी डिवाइड करके बताइए कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है आपकी? 2600, एग्जैक्ट 2600 जी। 2292.31। नेक्स्ट बताइए। 14। नेक्स्ट बोलिए। 285। नो पॉइंट। लें जी, ये हमारे पास जो परचेज हुआ उसकी कॉस्ट आ गई, यानी हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बेसिकली वैल्यू किस पे हुआ होगा? इस पे वैल्यू हुआ होगा। मैं 40 को मल्टीप्लाई करूंगा 2600 से तो मेरे पास एक ही क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। ओके, यहां तक सब साथ है। ओके, अच्छा अब इसके बाद ना एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है एनआरवी। एनआरवी उसने हमें सेल्स प्राइस दी हुई है क्वांटिटी सोल्ड के नीचे, यानी वो कहता है कि ए जो है उसके 350 यूनिट हमने बेचे 10,15,000 के, तो क्या आप यहां से पर यूनिट सेल प्राइस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। आप अगर 10,15,000 को 350 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ जाएगी। बी की भी आ जाएगी, सी की भी आ जाएगी, डी की भी आ जाएगी। ठीक है, चलो छोड़े, दफा करें। 3 पे आए। 25% of the closing stock of item A has been damaged due to mishandling and can only be sold at 60% of its selling price। वो कहता है कि 25% स्टॉक डैमेज हो चुका है और ये सेलिंग प्राइस के 60% के बराबर हो सकता है। पहले एक काम करते हैं, ये हमारे न्यूमेरिकल का फेस है। मैं ए को 2 हिस्सों में डिवाइड करने लगा हूं, अगर आप लोग इजाजत दें। ए गुड में और ए डैमेज में। क्या इजाजत है? वजह क्यों इजाजत है? क्योंकि आपको यह बताया था कि अगर हमारे यूनिट्स डैमेज हो जाएं तो फिर वो सिमिलर नहीं रहते, वो चेंज हो जाते हैं। ये मैं क्या करी जा रहा हूं, बार बार कॉस्ट लिखना था मुझे। कॉस्ट और यहां पर एनआरवी। ठीक है जी, वो ठीक है, सब अच्छा है। ओके, चलिए जी, फिर हमें बी, सी और डी इन सब की कॉस्ट चाहिए और इन सब की एनआरवी चाहिए। कैसे है? कॉस्ट का काम पहले मुकम्मल करते हैं। मुझे बताइए ए के टोटल यूनिट्स कितने हैं? 40। बोले क्लोजिंग स्टॉक 40 है ना, इसमें से गुड है कितने परसेंट? 75%। क्योंकि उसने बता दिया कि 25% डैमेज है। क्या ये बात समझ आती है? तो ये कितने बने? 30। ये कितने बने? 10। मसला? कोई इशू? ऐसे ही है। टोटल क्लोजिंग स्टॉक में देखें हमने ए के 40 यूनिट निकाले, इस 40 में से 75% गुड है और 25% डैमेज है, तो 25% डैमेज 10 ही बनेंगे ना। ओके ओके, अब कॉस्ट निकालनी, हम सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करें, एनआरवी की बात अभी बाद में करते हैं। कॉस्ट कितनी है 30 की? वो देखें 2600 निकली हुई है, वो 2600 निकली हुई है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2600 से और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2600 से, तो बताइए जी दोनों की कॉस्ट कितनी आती है? पहले की 78,000 आ गई और दूसरे की आ गई 26,000। ले जी, कॉस्ट वाला काम हमने कर लिया। बी के टोटल यूनिट्स कितनी है जी हमारे पास? ये सारे गुड हैं, 40 इंटू, और प्राइस है जी इनकी 2292.31। बताएं जी कॉस्ट। $91,680। सी के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है जी 20 और इसकी कॉस्ट है जी 3707.41। बताइए। 14 है, ओके जी 14 है जी। 74148.2। डी के नंबर ऑफ यूनिट्स है जी 330 और इसकी परचेज कॉस्ट है जी 2850। जी फरमाइए।
940,500। लें जी, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई और जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इसके साथ मार्क कर दें वर्किंग 1, क्योंकि ये हमने वर्किंग 1 से निकाले हैं। 2.8 है, ये 2 है और ये 8 है, ये फरमाना चाह रहे हैं। ओके, और ये क्लोजिंग की जो हमारे कॉस्ट आई हैं ये वर्किंग 2 की हैं, तो इसके साथ वर्किंग 2। वो समझ आ रही है कि नहीं? संडे को दिमाग बंद हुआ है, मेरा तो दिमाग बंद हुआ है, पता नहीं आपको कैसे समझ आ रही। सब अच्छा है, सब ओके है। ले जी, अब रह गई एनआरवी। एनआरवी के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्किंग 3 बनानी पड़ेगी। एनआरवी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। अच्छा जी, अब ए को भी ना मैं यहां पे 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि ए गुड भी है और ए डैमेज भी है, तो इसलिए 2 अलग अलग होंगे। अब सबसे पहले मुझे बता दें सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी। सेलिंग प्राइस की अलग वर्किंग करनी पड़ेगी। किधर फंस गए हम? कहां फंस गए हम? कोई मसले वाली बात नहीं है। सेलिंग प्राइसेस मुझे बता दें टेबल के अंदर ए की टोटल सेल्स वैल्यू कितनी है? 101500, बी की 208000, सी की 232000, डी की 115500। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी बता दें फिर मुझे। ए के कितने हैं? बी के, सी के और डी के 350। तो अगर मैं प्राइस पर यूनिट निकालना चाहूं तो मेरे ख्याल में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? डिवाइड करके ए की बताएं। सॉरी, 2900 पर यूनिट, बी 2600 पर यूनिट, सी और डी। ले जी, सबकी सेलिंग प्राइस आ गई, कोई मसला? अब आते हैं जी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पे। क्या रूल आपको लिखवाया था? रूल ये था फ्यूचर में कितने का बेचेंगे, पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी कंपैटिटर कितने का बेचेगा, और तीसरी प्रायोरिटी हम कितने का बेचते रहे। आइए जरा चारों को एक एक दफा देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। ए के बारे में उसने कुछ नहीं बताया हम कितने का बेचेंगे, ऐसे ही है ना। उसने ये बताया कंपैटिटर कितने का बेचेगा, तो फिर क्या ऑप्शन है? जितने का बेचते रहे वही एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। तो ए हम 2900 का बेचते रहे, लेकिन 2 प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, 2 काम हो सकते हैं। पर यूनिट एनआरवी निकाल के एंड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या ख्याल है? पर यूनिट एनआरवी निकाल के ना एंड पे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बजाय इसके कि यहां पे मल्टीप्लीकेशन बार बार करते रहे। एंड पे जो एनआरवी पर यूनिट आएगी ना उसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट से कर लेंगे। तो सर एस्टिमेट जो ए गुड है ना, इसकी सेलिंग प्राइस होगी 2900, लेकिन जो डैमेज है उसके बारे में उसने क्या लिखा हुआ है? ये 60% ऑफ सेलिंग प्राइस बिक सकता है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है ए जो डैमेज है इसकी कीमत होगी 2900 इंटू 60%। फरमाइए 1740, 1740 का बिकेगा ये, किसी को इख्तलाफ? एनी क्वेश्चन? सब अच्छा है, कोई दुविधा? सब अच्छा है, ओके। चलें जी, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन के बारे में सवाल खामोश है, कुछ भी नहीं है। तो चारों में ही नहीं है, फर्क करें चारों में, पांचों में, ऐसे ही है ना। लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल तो है। वो कहता है कि 150 रुपया लगेगा कस्टमर के वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए, पॉइंट नंबर 2। तो इसका मतलब है ये 150 पर यूनिट सब में ही आना है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? नहीं बोलेंगे, फिर खामोश है। हाँ, सब में आएगा, बिल्कुल सब में आएगा। कहाँ लिखा है कि प्रोडक्ट किसी एक स्पेसिफिक के लिए? हर तरह का हम चीज़ें जो है वो कस्टमर के प्रेमिस तक पहुंचाते हैं। हम बर्गर भी पहुंचाते हैं, हम क्या क्या होता है KFC में, हम चिकन भी पहुंचाते हैं, फ्राइज भी पहुंचाते हैं, हैप्पी मील भी पहुंचाते हैं, और पता नहीं क्या गंदबला होता है जो पहुंचाते हैं, सारा पहुंचाते हैं सबके लिए जी। KFC से भाई ने बायकॉट किया है, बिल्कुल ठीक है।
कोयटा होटल, क्या बात है, बस ठीक है। ओके, उसके बाद चलते हैं जी आगे। बी के बारे में उसने कोई बात नहीं की एनआरवी की, बी के बारे में सवाल खामोश है। इसका मतलब है कि बी जितना पहले का सेल हो सकता था वो अभी भी इतने का ही सेल हो सकता है, यानी कि 2600 का। कोई इख्तलाफ? सी पे आ जाइए। सी के बारे में वो कहता है जी, न्यू प्रोडक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय अ कंपेटिटर, इट इज सिमिलर टू प्रोडक्ट सी एंड इज बीइंग मार्केटेड एज 3200। द मैनेजमेंट ऑफ सुपीरियर इंटरप्राइजेज इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन फ्यूचर इट विल ऑल्सो हैव टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ सी टू 3500। तो सर हम इतने का बेचेंगे, पहली प्रायोरिटी आ गई, तो सी सेल होगा 3500 का। वो समझ आ रही है कि नहीं? तो सर सब अच्छा है सर, आज आपका पहला दिन है? मेरा भाई संडे को आया पहले दिन, मतलब वेरी गुड। लोग बाकी दिनों में नहीं आते भाई, लोग बाकी दिनों में आते हैं, संडे को नहीं आते। अब बाकी दिन नहीं आते, संडे को आते हैं। अच्छा, तो वो कवर कर लिए पिछले लेक्चर? कितने कवर कर लिए? बस जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, लास्ट में कहते हैं जी 200 यूनिट्स ऑफ डी हैड बीन प्लेज्ड विद द बैंक एज सिक्योरिटी अगेंस्ट अ शॉर्ट टर्म लोन विच इज रीपेबल। ये क्या किया मेरे भाई ने? ये क्या किया मेरे भाई ने? ये पॉइंट डी में क्या किया है? वजह वो हुआ क्या है? इग्नोर देखते हैं, बाद में करते हैं कि नहीं करना, वजह तो बताएं हुआ क्या है। बैंक में रखे हुए हैं, हमने ये यूनिट्स बैंक को दिए और कहा कि इसके बदले में हमें कर्जा दे दो। बैंक ने हमें कर्जा दे दिया। अच्छा याद रखिएगा, दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होती है मॉर्गेज और एक होती है प्लेज। फर्क क्या है दोनों में? मॉर्गेज नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है और ये लफ्ज इस्तेमाल होता है मूवेबल के लिए। अच्छा, दोनों एक ही मकसद के लिए हैं। मकसद क्या है? मकसद यह है बैंक से कर्जा लेना। तो अगर आप बैंक को अपनी कोई जमीन या बिल्डिंग जो है वो दे के बदले में कुछ कर्जा ले लें, इसको कहते हैं आपने मॉर्गेज करवाया है। ओके, आपने मॉर्गेज कराया है। लेकिन अगर आप कोई मूवेबल चीजें, स्टॉक वगैरह बैंक को दे दें, तो आप ये कहेंगे कि आपने प्लेज करवाया है। ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा, दोनों सूरतों में ना चीजें होती आप ही की हैं, चीजें होती आप ही की हैं, यानी कि बस आप ये समझ लें कि ये पोजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकानदार के पास गए और कहा कि यार सामान दे दो, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने अपनी घड़ी उसके पास रखवा दी। अब क्या वो घड़ी उसकी हो गई? नहीं, आपने तो अमानतन उसके पास रखवाई है कि पैसे दूंगा तो तुम वापस दे दोगे। तो आप कल को दुनिया को ये तो नहीं कह सकते मेरे पास घड़ी नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल मेरे पास घड़ी है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो यूनिट्स आपने प्लेज कराए होते हैं ना, वो पोजेशन तो उसकी होती है, बैंक की होती है, लेकिन वो होते आपके ही हैं, ओनरशिप आप ही की होती है। क्या ये बात सबको समझ आई है? तो इसीलिए सर ये प्लेज वाले यूनिट्स हमारे ही हैं, देख के ये मत कहिएगा कि अब ये बैंक के हो गए। नो, बैंक की सिर्फ पोजेशन है, सिर्फ उसने उस पर कब्जा किया हुआ है, आपके टाइटल आपका ही होता है। तो जब भी आपके पास प्लेज का कोई पॉइंट आए, ये समझिएगा कि यूनिट्स हमेशा के लिए आपके ही हैं। बैंक ने पोजीशन लिया, अगर आप कल को उधार नहीं देंगे वापस, फिर बैंक इनको बेचेगा, फिर बैंक इनको अपना बना लेगा। लेकिन जब तक आप कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने डिफॉल्ट नहीं किया, ये यूनिट्स किसके हैं? ये आपके ही हैं। तो इसलिए हमने इसका कुछ नहीं करना। इसका मतलब है कि इसकी एनआरवी के बारे में भी कोई बात नहीं हुई, जो 3300 उसने बताया कैलकुलेट किया वही इसका आंसर है। ले जी, अब जरा मुझे सबकी एनआरवी बता दें। एक एक गुड की एनआरवी कितनी है? मेरे ख्याल में 2750। इनकी बताएं कितनी है? 1590। इसकी बता दें 2450, इसकी बता दें 3350 और इसकी बता दें 3150। सबकी एनआरवी पर यूनिट आ गई और मैं अब इनको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं एक ही दफा। क्लोजिंग होते हैं ना, जो क्लोजिंग एंड पे पड़े होते हैं, इसके पड़े हैं गुड के 30, बैड के 10, 40 पड़े हुए हैं बी के, 20 पड़े हुए हैं सी के और 30 पड़े हुए डी के। लें जी, टोटल एनआरवी अब आपने मुझे निकाल के देनी है। बताइए जी, ए की टोटल एनआरवी मल्टीप्लाई किया ना आपने, 1,10,000, 82,500। ये मैं कर देता हूँ, इसकी आप टेंशन ना लें। 15,900। ये बताए 2450 इंटू 40, 98,000 जी। नेक्स्ट बताइए।
ले जी 82,500 एनआरवी है ए गुड की। ए डैमेज की कितनी है? 15,900, 98,000, 67,000। ले जी अब आपके पास सब कुछ आ गया जी वर्किंग 3 से। अब क्या करना है जी? लोअर निकालना है। लोअर है जी 78,000, लोअर है जी 15,900, लोअर है जी 91,680, 67,000, 940,500। टोटल कर दें, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। और ये सवाल हमने फाइफो से किया कि वेटेड एवरेज से किया? ये सवाल हमने किया है फाइफो से। सवाल खत्म हुआ। अब आप इसको नोट करें ताकि इसके बाद फिर हम यही सवाल वेटेड एवरेज से करें। उफ। जी चलें आगे। यार ये बाकी वो हम नोट कर रही है अभी, ये साथ साथ नहीं करते नोट यार, पता नहीं क्यों। कल आ रहे हैं आप? कल आ रहे हैं आप? स्पोर्ट्स डे पे जा रहे हैं आप? भाई आप जा रहे हैं स्पोर्ट्स डे पे? आप लोग ट्रिप पे जा रहे हैं कल? तो बस आ जाते। मैं बता देता हूँ उधर क्या है, कुछ भी देखने वाला नहीं। एक झील है जिसका पानी हमेशा खड़ा ही रहता है, वैसे ही है ना। कुछ झूले लगे हुए हैं। नहीं? आप गए हैं? कलर कार नहीं गए? बड़ा गया हूँ मैं। ये ट्रिप पे नहीं मैं कभी गया।
ट्रिप पे मैं कभी कहीं नहीं गया। मुझे लोग अच्छे नहीं लगते। मतलब गैदरिंग पसंद है, ज्यादा हुजूम, सॉरी, लोग सब रात कुछ हुजूम। मतलब सब फैमिली के साथ है। हाँ वो सही रहता है बस। मुझे फैमिली के बस वही साथ सही अच्छा है नहीं भाई, लगता सर। फैमिली के साथ सही है। हाँ दोस्तों के साथ भी चले जाते हैं, ये भी हो जाता है। लेकिन ये स्कूल कॉलेज के साथ बहुत नहीं गया, कभी भी नहीं गया, नेवर एवर। आप क्रिकेट खेलेंगे ओ नहीं यार, छोड़, उम्र है मेरी अब। तो आप पाओगे। ओ यार नहीं, अब दिल ही नहीं करता, टाइम ही नहीं होता असल में। दिल तो बड़ा करता है, टाइम नहीं होता। अगले मंडे छुट्टी आ रही है ना, तब शायद पहाड़ों पर निकल जाऊँ। हाँ, ये हो सकता है। सत्रह में भी खेला है, अभी हम्म। निकल गया। अच्छा। नहीं, वो रिजल्ट पे तो पता नहीं अब कितनी, एक छुट्टी है, दो है, कितनी राउंड्स हुई है। सर ये आप ना उधर बोर्ड पे ही रखें, कैमरा मेरे पे ना रखें, मुझे देख क्या करना है इन्होंने। कंफर्म नहीं है सर, पता नहीं। अच्छा, चले पूछता हूँ भी जाके। सर जी 27 को संडे बन रही है, 28 को मंडे बन रही जी। है सर, मतलब 27 को भी छुट्टी होगी, संडे और मंडे दोनों। जी, तो पहाड़ों में जाने का मौका अच्छा है मेरे दोस्त, नहीं? यस सर, बड़ा अच्छा ट्यूसडे पे मिल जाए ना ऑफ, ओए होए होए, मैं और आगे पहाड़ों पर चला जाऊँ। लगता है। इतने भी आगे मत जाना सर, जी। इतने आगे भी ना जाना, फिर वापसी का रास्ता। ओ नहीं यार, वाह कितना आगे चले जाएंगे। वो बलूचिस्तान पहुंच जाओगे। ओए होए, नहीं बलूचिस्तान से वापस नहीं आते। नहीं सर जी, अच्छा, एक मसले सेपरेट मसाइल है। हैं। ये कोयटा में तो कोई इशू नहीं है। कोयटा में नहीं है सर, वो इलाका है, बलोच इलाका है। अच्छा। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 40 × 75% इज इक्वल टू 30 × 2600। और नीचे लिखा है 40 × 25% इज इक्वल टू 10 × 2600। तो ये जब फ्री हो जाएंगे कभी कोयटा आ जाएंगे सर। इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह। वहाँ भी सर्दी है सर, लोग वो मतलब जैकेट वगैरह अच्छा, शुरू पहनते हो हैं। गई है, हाँ, हैवी किस्म की। और वहाँ तो इस टाइम बर्फबारी भी होती अच्छा, हो जाती है। है, अभी स्टार्टिंग है, मतलब आने अच्छा, वाले वीक में इंशाल्लाह। चलो अल्लाह खैर करेगा। और यहाँ तो गर्मी है वो यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता सेट होनी है चीज़ें अभी। ये जाएगा नवंबर तक सीन। सर, ऐसे ये एसी चल रहे हैं ना, हाँ ये नवंबर तक जाने एसी। असल में ना ये, हम जब छोटे होते थे, आप तो खैर अब पता नहीं, अजीब ही लोग हैं सारे। सितंबर में ना ठंड शुरू हो जाती थी, ये मैं सही बात बता रहा हूँ। और उधर से ना अप्रैल में मार्च में गर्मी शुरू हो जाती थी। अब वो ना थोड़ा सा ड्रैग हो गया आगे। अब आपकी सर्दियाँ अप्रैल तक चल रही होती हैं, मई तक चल रही जी होती हैं, ऐसे ही। और इधर से लेट हो गई हैं। इवन आपकी जो स्नो फॉलिंग है वो पहले कभी नवंबर में स्टार्ट हो जाती थी, हम सुनते थे कि जी नवंबर में स्टार्ट हो गई है, मरी में, मरी जैसे इलाकों में जो नीचे है। अब वहाँ पे भी जनवरी में जाके शुरू होती है। तो ये सारा कुछ निज़ाम जो है ना, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, इंसानों ने कर दी है। और ये स्मोक का तो रवाज ही कोई नहीं होता था, धुंध होती थी, प्रॉपर धुंध होती थी, और उसकी धुंध की ना एक स्मेल होती थी, बड़ी प्योर किस्म की, खालिस किस्म की स्मेल होती थी धुंध की। लेकिन सर आप ये लोग आए हैं माशाल्लाह दुनिया में, आप लोगों ने नन्ही मचा दी है, कोरोना ले आए हैं आप नहीं लोग। नहीं, ये स्मोक हमारे साइड में नहीं, ये यहाँ लाहौर में और इसे अच्छा। वहाँ तो नहीं। सर नोट हो गया, मैं, मेरी बातें मुक गई हैं यार, इतना टाइम तो मैं नोट करने में नहीं लगाता। सर जी ये स्मोक लाहौर में इस वजह से भी ज़्यादा है, साथ में भी ये हम्म। वहाँ की भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जी जी बिल्कुल, वो उधर और से ही इधर आती है। भी है तो ऐसे ही है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उस तरफ से है।
जी भाई, ऑल डन। ओके जी, चले आगे चलते हैं। अब यही सवाल अगर वेटेड एवरेज से होगा तो इसमें क्या तब्दीली होगी, जरा बता सकते हैं आप क्या तब्दीली होगी अगर यही सवाल वेटेड एवरेज से होगा? जी, अगर ये सवाल हम वेटेड एवरेज से करें तो इसमें क्या क्या चेंजेस होंगी? ओके, जरा ये देखिए, देखें, ये है हमारे पास परचेज कॉस्ट, दिस इज द परचेज कॉस्ट। क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। मैं यहां पे इसकी एक अलग से वर्किंग बना देता हूं। मुझे बताइए ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू सवाल में कितनी है? एक ही, सॉरी, 45,000। बी की, सी की और डी की 2 लाख। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं परचेज वैल्यू, तो ये परचेज वैल्यू तो हमें वर्किंग 2 से नजर आ गई है, ऐसे ही है। कितनी है जी? 9,36,000 ए की है, 17,88,000 बी की है, 20,76,000 सी की है और 17,10,000 डी की है। तो सर यही होता है वेटेड एवरेज में, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस परचेज। तो टोटल बता दें इनका। 981,000। बी बताएं। 187,800। ये बताएं। 2196,000 और ये 19,10,000। ले जी, ये वैल्यू आ गई। और अब आप इसको डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट से, और टोटल यूनिट से क्या मुराद है? ओपनिंग यूनिट्स प्लस परचेज यूनिट्स। वेटेड एवरेज ये होता है ना कि आप ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू और परचेज वैल्यू को डिवाइड कर दें ओपनिंग स्टॉक के यूनिट से और परचेज यूनिट से। सो ओपनिंग के हैं जी 30 और परचेज के हैं 360। तो सर ये 390 की कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है ये 840 की है, ये जो कॉस्ट है ये 600 की है, और ये कितने की है? 600 से। ऐसे ही होता है ना भाई? ओके, बताइए जी, वेटेड एवरेज। सर ये आपको समझ आई हुआ क्या है कि नहीं? देखें, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक वैल्यू प्लस परचेज वैल्यू डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी प्लस, ऐसे ही होता है ना? तो ये देखें, मैंने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू और परचेज वैल्यू को ऐड करके न्यूमरेटर कर दिया, और ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी और परचेज क्वांटिटी दोनों को डिवाइड कर दिया। ये ले, तो यही फॉर्मूला बन गया ना? तो अब डिवाइड करके मुझे बताएं क्या रेट आता है, ए का क्या रेट है? 2515.38 जी, 2235.71 जी, 3 जी। ओके,
अब आपके पास ये वेटेड एवरेज रेट आ गया। अब आपने जो ये रेट है ना वो इनकी जगह पे मल्टीप्लाई कर देना। ओके, ये सारे चेंज हो जाएंगे इसके साथ, और ये आपका पूरा कॉलम चेंज हो जाएगा वेटेड एवरेज से। बस ये चेंज है सवाल में, और सवाल में कोई चेंज नहीं है। अभी तो आपने क्या किया, अभी आपने इस रेट से मल्टीप्लाई किया ना, क्योंकि FIFO था, तो इसका मतलब है कि जो परचेज का रेट है वही क्लोजिंग स्टॉक का रेट है। लेकिन वेटेड एवरेज में तो आपको पता है ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को एवरेज निकाल के तो फिर हम ये काम करते हैं। ठीक होगी बात? ओके। डी की कॉस्ट पर मैं ठीक कर लूं, गलत हो गया? कितनी है इसका? नहीं, मेरा नहीं ख्याल 280 नहीं होगा। यस सर, यही है 2808। ये जरा चेक करें दोबारा, इतना थोड़ा 280 नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू काफी बड़ी है। इंशाल्लाह मंगल को ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। इसके 3 सवाल बस और करने हैं हमने। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के 1-2 सवाल करेंगे, और एक सवाल हम करेंगे उसका रिकंसिलिएशन का, और बुध से इंशाल्लाह हम लेबर वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, वही पास्ट पेपर के ट्यूसडे को करेंगे सवाल। जरूरत पड़ी तो बुध भी लगा लेंगे इसमें, क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है ना पहले, तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं है। जी आगे चलें। एक ही वेटेड 2515, पता नहीं कितना आगे क्या लिखा हुआ, 0.38 है। जी आगाज करें। ओके, अब आप लोग आइए सवाल नंबर 8 पे प्रैक्टिस सेट के। बहुत छोटा सवाल है ये। लिखा हुआ जी, द क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन 30 जून 1989 was ₹1 million. Stock was examined in detail and it was ascertained as follows. 60% of the stock could be sold at a usual selling price which yields 33% of gross profit on sales. 20% of stock was not in a saleable condition and an expenditure of 25% of the selling value was required to make it saleable at normal selling price. 20% of the stock was expected to fetch 40% of the normal cost of the stock. बोर्ड पे देखिएगा, प्रैक्टिस सेट कौन सा है जी? 8। मुझे बता दें कि जी हमारा जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक है इसकी कॉस्ट क्या है? 1 मिलियन। ओके जी, 1 मिलियन। इसको उसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक 60% में, एक 20% में, और तीसरा भी 20% में। 60% का मतलब है कि कॉस्ट हो गई 6 लाख,
20% का मतलब है कि कॉस्ट हो गई 2 लाख, और आखिरी 20% का मतलब है कि जी कॉस्ट फिर हो गई 2 लाख। तो कॉस्ट आ गई तीनों की। अच्छा, अब बात करते हैं पहले वाले की। वो कहता है कि 60% जो स्टॉक है ना वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे सेल हो सकता है, जो कि 33% है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। सर बोर्ड पे देखिएगा, हमारी इक्वेशन थी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, मानते हैं कॉस्ट अगर 6 लाख है और प्रॉफिट के बारे में वो ये बात कर रहे हैं कि 33% ऑन सेल्स है, तो क्या मैं 33% ऑफ सेल्स एक्स करके सेल्स को एक्स कह सकता हूं? ओके, उसके बाद इसको जरा सॉल्व करके बताएं कि एक्स कितना बनता है भाई। 6 लाख इज इक्वल टू 0.67, 6 लाख डिवाइड बाय 0.67, बताइए। 895, बस ठीक है, 895,522। तो इसका मतलब है एनआरवी इसकी कितनी हो गई? 895,522। कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल या एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन सवाल में नहीं है। बात समझ आ गई? तो पहले वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। दूसरे पे आइए। वो कहता है 20% ऑफ द स्टॉक वाज नॉट इन अ सेलेबल कंडीशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 25% ऑफ द सेलिंग वैल्यू वाज रिक्वायर्ड टू मेक इट सेलेबल एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। सवाल यहां पर यह बनता है कि जो आपका ये 2 लाख रुपए का स्टॉक है, इसकी सेल वैल्यू क्या होगी? दोबारा यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। कॉस्ट है जी 2 लाख, नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है जी? 33% ऑफ सेल प्राइस, और सेल प्राइस है एक्स। ओके, सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.67, बताएं जी। बात समझ आ रही है ना? 298,507। ले जी, ये जो 2 लाख का स्टॉक है ना, ये 298,507 का बिक सकता है। नहीं, इतना नहीं हो सकता। 895,522 नहीं, आगे 3 नहीं हो सकता। लेकिन 6 लाख का स्टॉक 90 लाख का थोड़ी बिक सकता है। ओके, तो 298,507 का ये 2 लाख का बिक सकता है। लेकिन वो कहता है कि इस पे हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल भी करना, नहीं एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल नहीं, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, इस पे 25% हमें लगाना पड़ेगा सेल प्राइस का, ताकि हम इसको इस काबिल बना सके कि ये मार्केट में बिक सके। तो 298,507 का 25% कितना बनता है? 74626। तो सर 74626 जरा माइनस तो करें 298,507 में से। 223881 ले जी, इसकी एनआरवी आ गई 223881। कैसे आ गई? 33% मार्जिन है, 33% मार्जिन करके हमने कह दिया कि 2 लाख वाले स्टॉक की सेल वैल्यू है 298,507। एग्रीड? उसके बाद उसने कहा कि 25% खर्चा लगेगा सेल प्राइस का, इसको मार्केट में बेचने के काबिल बनाने के लिए। तो वो खर्चा 74,626 है, माइनस करके 223881, तो 2 लाख की एनआरवी आ गई 223881। और लास्ट में वो कहता है कि जी 20% ऑफ द स्टॉक वाज एक्सपेक्टेड टू फेच 40% ऑफ द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक। ये तो बड़ा सिंपल है, यानी कि 2 लाख अगर नॉर्मल कॉस्ट है, इसका 40% यानी कि सिर्फ 80,000 मिलेगा, तो इसकी एनआरवी 80,000 है। अब मुझे बताइए क्या करना है? लोअर ऑफ सर 6 लाख जमा 2 लाख जमा 80,000, मेरे ख्याल में ये टोटल कॉस्ट बने वैल्यू बनेगी 8,80,000। ठीक हो गया, 8,80,000 बनेगा। कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? चलिए जी, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। सर होमवर्क नोट कर लीजिए प्लीज।
आप करेंगे पास्ट पेपर का सवाल नंबर 5 XYZ लिमिटेड। सवाल नंबर 5 हो गया, ये छठा देख लीजिएगा, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। और साथ आप कर दीजिएगा सवाल नंबर 2 ऑरिज लिमिटेड। दूसरा और 5वां सवाल आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है जी। चलें जी, लेट आने के लिए दोबारा माजरत, बाकी बातें अब इंशाल्लाह परसों होंगी। अल्लाह हाफिज़।